हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हम देखते हैं सारे लोगों से बच के जिन अपने गेस्ट रूम के अंदर वापस आ गया होता है। तभी जेन की फर्स्ट डिसेबल वाई ह्यूमन उसको टेलीपैथ के थ्रू मैसेज करती है। जेन बोलता है वाई ह्यूमन बोलो कि क्या हुआ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। वाई ह्यूमन बोलते हैं मेरे पास में स्पीड बॉडी आ चुकी है जो कि बिल्कुल इम्प्योरिटी फ्री है। वही मेरे सेट के ग्रेट एल्डर्स लगातार मुझसे पूछ रहे हैं आखिर तुमने ये कैसे किया। मुझे नहीं पता, आखिर मैं उन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। वाई ह्यूमन के ये बोलने के साथ ही सिस्टम जिनको एक नया मिशन दे देता है। आपको यहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली के अंदर जाना है ताकि आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट डिसाइपल वाई ह्यूमन की हेल्प कर सके। उसकी लिविंग कंडीशन को और ज्यादा बेहतर करने पे आपके पास एक चांस होगा कि आप यहाँ पे हेवनली लॉर्ड टोकन जीत सके। जेन के पास वहाँ पे जाने का छोड़ के और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जेन को हेवनली लॉर्ड टोकन चाहिए। जेन बोलता है वाई ह्यूमन तुम वेट करो, तुम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगी। मैं यहाँ पे बहुत ही तुम्हारे 10,000 फ्लावर वैली के अंदर आऊंगा और उसके बाद तुम्हारे ग्रेट एल्डर के साथ में सारी चीजों को क्लैरिफाई कर लूंगा। वाई ह्यूमन बोलती है ठीक है मास्टर, 10,000 फ्लावर वैली के अंदर मैं आपका वेट करूंगी। और हाँ मास्टर, आने से पहले प्लीज आप मुझे बता देना, वरना पता नहीं आखिर इस टाइम मैं क्या कर रही होंगी। जेन सोचता लगता है वाई ह्यूमन नहीं चाहती कि पिछली बार जो मैंने देखा था वो मैं वापस देख पाऊँ। नेक्स्ट डे जेन डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे वू फैन और मेंटिस जिनको साथ में लेके जाएगा। ब्रेकफास्ट करते वक्त जेन अपने स्पेंडिंग आइटम को चेक कर रहा होता है। जेन का आज का स्पेंडिंग आइटम होता है लाइफ बाउंड हार्ट फ्लेम। ये यहाँ पे डीप ब्लू कलर की फ्लेम होती है। जेन सोचता है जहां तक मुझे ध्यान है शायद से ये वही फ्लेम है जिसके यहाँ से मैंने कल डिवाइन को रिफाइन किया था। ये एक ऐसी फ्लेम है जो कि हर एक बंदे के हिसाब से पावरफुल होती है। इस फ्लेम को यूज करने वाला बंदा जितना पावरफुल होगा ये फ्लेम भी उतनी खतरनाक होती जाएगी। अपने टॉप लेवल पे जाने पे ये किसी भी ग्रेड के हर्ब्स को इजीली रिफाइन कर सकता है। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे मेंटिस डीमन की तरफ देखता है और सोचता है जब से यहाँ पे मेंटिस डीमन सर्व कर रही है तब से हेवनली रैंक के कॉर्डन को छोड़ के मैंने से कुछ भी नहीं दिया। मेंटिस डीमन जब देखती है कि जेन उसको लगातार देख रहा है तो वो बोलती है मास्टर प्लीज आप मेरे को लगातार मत देखिए, मुझे यहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा है। जेन बोलता है मेरे पास जो डॉग है वो भी इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 शॉर्ट डॉग बन चुका है। मेंटिस डीमन मुझे लगता है अभी तुम्हारा टाइम आ चुका है, अब हम लोग यहाँ पे तुम्हारे गेम को लेवल अप करेंगे। तभी हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही मेंटिस डीमन काफी खुश हो गई होती है। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर क्या आप मुझे यहाँ पे पर्पल डीमन मैडलन का ब्लड देने वाले हैं या फिर कोई बहुत ही पावरफुल वेपन। जेन बोलता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे लाइफ बाउंड हार्ट फ्लेम को चुना है और आज से तुम यहाँ पे ओल्ड स्टेज में रह के एल्केमी सीखोगी और इस मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट की नंबर 1 एल्केमी मेंटिस डीमन बनोगी। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर मुझे बिल्कुल भी लगा था कि आप यहाँ पे ये करने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे लाइफ बाउंड हार्ट फ्लेम दे दीजिए, मैं उसको खुद से हैंडल कर लूंगी। वो फैन बोलता है मेंटिस डीमन तुम एक बहुत ही ग्रेट डीमन हो, तुम्हें यहाँ पे ये बात पता है, चुपचाप से बात मानने में काफी फायदा है। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे लाइफ बाउंड हार्ट फ्लेम को मेंटिस डीमन को दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं मेंटिस डीमन रोने लगती है, बोलती है अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर एल्केमी करना है तो मैंने यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन को काफी केयरफुली रखा होता। यहाँ पे इसके ऊपर इतने स्क्रैचेस देख के मुझे काफी बुरा लग रहा है। जेन बोला तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम्हें एल्केमी के अंदर काफी इंटरेस्ट है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉर्डन दे दूंगा। अब तुम यहाँ पे रेगुलरली हेवनली रैंक के कॉर्डन को वेपन के तौर पे यूज कर पाओगी। वहाँ पे 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉर्डन को देख के मेंटिस डीमन का सारा इंटरेस्ट हेवनली रैंक के कॉर्डन से चला गया होता है। वो वहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन को किक मार के 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉर्डन के ऊपर मूव ऑन हो गई होती है। जेन बोलता है मेंटिस डीमन मेरे पास यहाँ पे पर्पल थंडर मिस्टीरियस फ्लेम भी है, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे ये फ्लेम भी तुम्हें दे देनी चाहिए। मेंटिस डीमन वहाँ पे 9 ड्रैगन कॉर्डन को लेकर काफी खुश होती है और बोलती है यहाँ पे एक एल्केमिस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक हार्ट फ्लेम की जरूरत होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक और हार्ट फ्लेम होगी तो किसी काम की नहीं होगी। जेन बोलता मुझे पता है ये तुम्हारे किसी भी काम की नहीं आने वाली, यही वजह कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये फ्लेम देना चाहता हूँ। मेंटिस डीमन को लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, लाइफ बाउंड हार्ट फ्लेम और ये फ्लेम दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। जेन वहाँ पे नहीं रुकता और वो पर्पल थंडर मिस्टीरियस फ्लेम को मेंटिस डीमन की बॉडी के अंदर डाल देता है। वो फैन बोलता है लाइफ बाउंड हार्ट फ्लेम जिसको कंडेंस करने में मेरे ग्रैंडपा को 2 साल लग गए। यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि वो इतना भी कुछ खास नहीं था। यहाँ पे ये तो बहुत अच्छी बात है कि ग्रैंडपा लेवल अप करके सेलेक्टर में चले गए, अगर उन्होंने यहाँ पे ये चीज देखी होती तो काफी शॉक हो गए होते। उसके बाद हम देखते हैं जेन और उसका ग्रुप 10,000 फ्लावर वैली में आ गए होते हैं। जेन बोलता सच में ये जगह काफी सुंदर है, ऐसा लग रहा है मैं हेवंस में आ चुका हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं मेंटिस डीमन काफी घबराई हुई होती है। वो बोलती है ये जगह यहाँ पे बिल्कुल भी हेवन जैसी नहीं हो सकती। ये बात सुनकर जेन काफी शॉक होकर बोलता है क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। वो फैन बोलता है यहाँ पे इसके अपीयरेंस को देख के बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं, एक बार यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मास्टर को पॉइजन देके मार दिया गया था। ये जान के जेन काफी शॉक होकर बोलता है ये जगह सच में काफी खतरनाक है। जैसे जेन गेट के पास पहुंचता है वो देखता है वाई ह्यूमन उसमें वेट कर रही है। ये सब देख के वो फैन और मेंटिस डीमन काफी कंफ्यूज हो गए होते हैं। वो फैन बोलता है आखिर मेरे ब्रदर जेयून ने डिसाइड को बना लिया। मेंटिस डीमन बोलती है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ ये जो लेडी है वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेन वहाँ पे नीचे उतरते हुए बोलता है सीनियर डिसाइपल क्या तुम्हारे 10,000 फ्लावर वैली सेट के अंदर कोई प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन नहीं है।
वाई ह्यूमन बोलती है मास्टर हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है, 10,000 फ्लावर वैली सेक्ट कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पे 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने सेक्ट है, ना सिर्फ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है बल्कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा कल्टिवेटर अटैक कर दे जो कि लेवल अप करके सेलेस्टियल लाइट में जाने वाला हो तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जेन बोलता अगर यहाँ तुम्हारे सेट के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर दे जो कि सेलेस्टियल लाइट में लेवल अप करके जाने वाले हैं तो आखिर क्या होगा, तुम्हारा सेट प्रॉब्लम फंस जाएगा। ये सुनने के साथ ही वाई ह्यूमन काफी शॉक हो गई होती है। वाई ह्यूमन बोलती है मास्टर आप जो बोल रहे हैं वो काफी अनरियलिस्टिक लग रहा है, यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर 10,000 फ्लावर वैली सेट के ज्यादा एनिमीज नहीं है, आखिर हमारे ऊपर यहाँ पे इतने सारे मास्टर अटैक क्यों करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे जेन का प्लान था कि वो चीजों को और ज्यादा खर्च कर सके। जेन बोलता सिस्टम 10,000 फ्लावर वैली सेक्ट बहुत सारे मास्टर को नहीं झेल सकता जो कि सेलेस्टियल लाइट में डेवलप करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर देना चाहिए। सिस्टम यहाँ पे इस बात को कंफर्म कर लेता है और रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख पॉइंट देता है। साथ ही में जेन को 10,000 फ्लावर पॉइजन स्पिरिट अरे सुपर एनहेंस एडिशन मैनुअल मिला होता है और उसके बाद में एक हेवनली लॉर्ड टोकन भी मिला होता है। जेन बोलते हैं ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे यहाँ पे इतने सारे रिवॉर्ड मिल गए, अगली बार जब मैं हेवनली सीक्रेट पवेलियन जाऊंगा तो मैं वहाँ पे भी सारी चीजों को अपग्रेड कर दूंगा। उसके बाद जेन वहाँ पे एनहेंस्ड फॉर्मेशन मैनुअल को वाई ह्यूमन को दे देता है। उसके बाद जेन बोलता है वाई ह्यूमन मुझे एक बात बताओ, मैंने जो भी चीज तुम्हें दी थी क्या तुमने उन सारी चीजों को स्पेंड कर दिया। वाई ह्यूमन वहाँ पे काफी हेजिटेट कर रही होती है और फिर शर्माते हुए बोलती है मास्टर मैं अभी यहाँ पे इस लायक नहीं हो पाई कि मैं उतने सारे प्रीशियस आइटम को स्पेंड कर सकूं, उन सारे रेयर आइटम को देखने के बाद मैं मन ही नहीं करता कि मैं उन सारी चीजों को स्पेंड करूं। जेन को नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर वो अब क्या बोले। वाई ह्यूमन का मुकाबला लिंचुई काफी बढ़िया है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। वाई ह्यूमन यहाँ पे रास्ते से भटक रही है, मुझे इसे सही रास्ते पे लेके जाना होगा। जेन बोलता है सिस्टम मैं अभी सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे वाई ह्यूमन को ये एनहेंस मैनुअल अभी नहीं दूंगा, अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ तो क्या स्पेंडिंग के अंदर फेलियर माना जाएगा, जो भी रिवॉर्ड तुमने दिए हैं क्या तुम वापस ले लोगे। लेकिन वही हम देखते सिस्टम काफी एरोगेंट टोन में बोलता है नहीं यहाँ पे ये रिवॉर्ड वापस नहीं लिए जाएंगे, मैंने तो यहाँ पे एक बात बोल दी फिर वो चेंज नहीं होती, अगर तुम यहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली के लिए इंप्रूवमेंट करते हो तो फिर यहाँ पे ये रिवॉर्ड तुम रख सकते हो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, और तुम्हें यहाँ पे ये रिवॉर्ड कैसे यूज करने हैं वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे कोई भी नहीं जज करने वाला, अब ये रिवॉर्ड तुम्हारे हैं। जेन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो वाई ह्यूमन मुझे अपने ग्रेट एल्डर के पास लेके चलो, मुझे यहाँ पे उसे थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ेगी। तभी हमें वहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली सेट का ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ग्रेट एल्डर बोलती है क्या तुम वाई ह्यूमन के मास्टर हो। वहाँ पे ग्रेट एल्डर्स को देख के जेन काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि वहाँ पे वो तीनों ग्रेट एल्डर काफी छोटी होती है। वहाँ पे रेड ड्रेस वाली ग्रेट एल्डर होती है जू बिंगलैन, वहीं जो ग्रीन ड्रेस वाली सेकंड ग्रेट एल्डर होती है वो होती है चैन वीमैंग, और वहीं पे येलो ड्रेस वाली थर्ड ग्रेट एल्डर होती है एल्डर गुजी। वो तीनों ही वहाँ पे जेन से पूछ रही होती है आखिर तूने वाई ह्यूमन को बेवकूफ कैसे बनाया। जेन को वहाँ पे उन लोगों को देख के काफी मजा आ रहा होता है, वो वहाँ पे आराम से बैठ जाता है। जेन बोला तो आप लोग यहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली सेट के ग्रेट एल्डर हो, आप सारे ही लोग देखने में काफी क्यूट लग रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ क्या आप लोग को यहाँ पे पता है आप लोगों ने क्या गलती करी है। तभी हम देखते ग्रेट एल्डर बोलती है हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जहाँ तक हमें पता है हमने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी हम देखते जेन वाई ह्यूमन से बोलता है 100 घोस्ट बीचिंग ग्रास से बाहर निकालो। घोस्ट बीचिंग ग्रास के बारे में सुन के सेकंड एल्डर काफी शॉक हो गई होती है। सेकंड एल्डर बोलती है वाई ह्यूमन आखिर यहाँ पे ये बंदा क्या बोल रहा है, क्या तुम्हारे पास में सच में घोस्ट बीचिंग ग्रास है। उसके बाद हम देखते हैं वाई ह्यूमन वहाँ पे घोस्ट बीचिंग ग्रास को जेन को दे देती है। जेन बोलता तीनों ग्रेट एल्डर क्या आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या गलती करी है। वो तीनों ग्रेट एल्डर बोलते हम लोग को नहीं पता तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, लेकिन यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, भले ही तुम वाई ह्यूमन के मास्टर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास में कोई राइट नहीं कि तुम उनसे क्वेश्चन पूछो। उसके बाद हम देखते हैं जेन उस घोस्ट बीचिंग ग्रास को हवा के अंदर फेंक देता है। जेन बोलता है जूनियर ब्रदर वू फैन यहाँ पे सारे 100 घोस्ट बीचिंग ग्रास को पाउडर के अंदर चेंज कर दो। ये सुनने के साथ ही वू फैन अपने पास से डिवाइन आर्टिफैक्ट किचन नाइफ बाहर निकालता है, जो भी ब्लेड स्किल उसने अभी तक सीखी थी वो उन सभी को यूज कर लेता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं घोस्ट बीचिंग ग्रास छोटे छोटे टुकड़े के अंदर चेंज हो गई होती है। यहाँ पे ये सीन देख के सारे ग्रेट एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं। ग्रेट एल्डर्स बोलते तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे हमको धमकी देने का ट्राई कर रहे हो, तुमने यहाँ पे एरोगेंस से भरा हुआ वेस्टफुल काम किया है, ये काम काफी शर्मिंदा करने वाला है। लेकिन हम देखते हैं जेन उन लोगों की बात नहीं सुनता और वाई ह्यूमन से बोलता है फटाफट से 100 विदर सोल ब्रांचेस निकालो। विदर सोल ब्रांचेस को चॉप करके वू फैन अपनी स्किल दिखाएगा। वाई ह्यूमन वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो जेन को विदर सोल ब्रांचेस दे देती है। उसे वहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है कि आखिर उसने ट्रेजर को पहले यूज क्यों नहीं कर लिया। ग्रेट एल्डर के सामने वापस से वेस्टफुल काम चालू हो जाता है। वहाँ पे वो सारे विदर सोल ब्रांचेस टुकड़ों के अंदर कट रहे होते हैं। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर ये सब तो देख के बोल रहे होते हैं तुम आखिर हमें यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हो, ये तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है, तुम इसको वेस्ट करो या फिर यूज करो, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम देखते हैं थर्ड एल्डर बोलते क्या यहाँ पे ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ पे ये सारे आइटम वाई ह्यूमन गिफ्ट के तौर पे मिला हो। इसका मतलब यहाँ पे ये सारे पीसेस मटेरियल
10,000 फ्लावर वाली सेट की प्रॉपर्टी है। जेन बोलता है वू फैन तुम्हें यहाँ पे यही नहीं रुकना, चलो फटाफट से यहाँ पे 105,000 फ्लावर को चॉप कर दो। ये सुनने के साथ ही ग्रेट एल्डर रोने लगते हैं और बोलते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारी क्या गलती थी। उसके बाद वो लोग वहाँ पे जेन के पैर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हम यहाँ पे तुमसे भीख मांगते हैं, प्लीज साइज को वेस्ट मत करो, हम लोगों से यहाँ पे ये देखा नहीं जा रहा। लेकिन जेयून वहाँ पे उन लोगों को इग्नोर कर रहा होता है और बोलता है वू फैन ये लो, इसके अंदर 100 सोल स्पिरिट बैम्बू वाटर है, हमें यहाँ पे इस बैम्बू वाटर को भी खत्म कर देना है। कुछ ही देर में हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेट एल्डर जमीन के वो बड़े बड़े टुकड़ों को देख के रो रहे होते हैं। जेयून बोलता है तुम लोग समझ में आ रहा है कि तुम लोगों ने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती करी है। आइटम मैंने ऑलरेडी वायुन को दे दिए थे ताकि वो यहाँ पे खर्च कर सके, वो यहाँ पे इन आइटम को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती थी। अगर वो यहाँ पे इन सारे मेटल की हेल्प से मेडिसिनल बात भी लेती तो ही मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसे यहाँ पे चीजों को खर्च करने में काफी बुरा लग रहा था। इसका मतलब शायद उसे मेरी वैल्यू नहीं है या फिर इस मेटेरियल की वैल्यू नहीं है और तुम लोग खुद को ग्रेट एल्डर बोलते हो, तुम लोग यहाँ पे किसी भी काम के नहीं हो। तुम लोग मेरी सीनियर डिसाइपल को ये भी नहीं समझा पाए कि आखिर यहाँ पे चीजों को खर्च कैसे किया जाता है। यही वजह कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सारी गलती सिर्फ तुम लोग की है। हम देखते हैं सेकंड ग्रेट एल्डर वहाँ पे टुकड़ों को उठा रही होती है, वो बोलती है हम यहाँ पे धो के यूज कर सकते हैं, ये सारे आइटम काफी वैल्यूबल है, हमारा 10,000 फ्लावर वाली सेट उतना अमीर नहीं है तो इसीलिए हमें कंजूसी करनी पड़ती है। यहाँ तक हमारे सेट वालों के पास में उतना प्रीशियस मटेरियल भी नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे इतने प्रीशियस आइटम को स्पेंड करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। जेन बोलता अगर तुम लोगों ने यहाँ पे वायुन को सिखाया होता कि आखिर यहाँ प्रीशियस आइटम को भी खर्च कैसे किया जाता है तो शायद से यहाँ पे ये सारे आइटम वेस्ट नहीं हुए होते। वायुमन को यहाँ पे छोटी छोटी चीजें एंजॉय करनी चाहिए, वो चाहते थे यहाँ पे इन सारे आइटम की चाय बन सकती थी, ऐसा करने में काफी मजा भी आता। फर्स्ट ग्रेट एल्डर बोलती है हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है लेकिन हमारे लिए इस बात को इंटरनली एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपने पास अपना ट्रम्प कार्ड बाहर निकालता है। जेन बोलता है इसका मतलब चीजों को खर्च करने में काफी बुरा लगता है, इसका मतलब यहाँ पे 10,000 फ्लावर पॉइजन स्पिरिट अरे सुपर एनहांस्ड एडिशन मैनुअल जो कि हमें बहुत इजीली सेलेस्टियल लाइट में डेवलप करने वाले बहुत सारे लोग को रोक सकता है। तुम लोग को भले ही लग रहा होगा कि मैं जो बोला वो सच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इतने वैल्यूबल मैनुअल को यहाँ पे काटने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रेट एल्डर बोलते नहीं तुम ऐसा मत करो, प्लीज तुम रुक जाओ, मुझे तुम्हारा पूरा भरोसा है, हम यहाँ पे आजकल कोई भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जेन वहाँ पे मैनुअल को हवा के अंदर फेंक देता है। जेन बोलता है वू फैन फटाफट से मैनुअल को चॉप कर दो। ग्रेट एल्डर वहाँ पे जिनको करते हुए देख रहे होते हैं, वो फैन वहाँ पे अपनी टेक्निक यूज करते हुए मैनुअल को टुकड़े के अंदर काट देता है। ये सब देख के फर्स्ट ग्रेट एल्डर और सेकंड ग्रेट एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे हेवनली गिफ्ट का इस तरीके से वेस्ट ये काफी बेकार बात है। सिर्फ वहाँ पे थर्ड ग्रेट एल्डर काफी शांत खड़ी होती है, हालांकि मन ही मन में से काफी बुरा लग रहा होता है। उसके बाद जेन वहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली के पीसीएस टॉक्सिक प्लांट के कलेक्शन को देखता है। जेन बोलता है तुम्हारे पास जो भी चीजें पड़ी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता एक सेट के हिसाब से काफी कम है, यहाँ पे इतने कम रिसोर्सेज के साथ में वायुमन ट्रेन कैसे करेगी। फर्स्ट ग्रेट एल्डर बोलती है हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड से बहुत सारी चीजें एक्सटेंड हो चुकी है, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे सिस्टम को बोलता है मेरी जो सीनियर डिसाइपल है वो यहाँ पे काफी बेकार लाइफ जी रही है, वो यहाँ पे 10,000 पॉइजन बॉडी को कल्टीवेट करने का ट्राई कर रही है, लेकिन यहाँ पे सेट के अंदर बेसिक टॉक्सिक प्लांट की काफी कमी है। इसी के साथ हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे जेन को 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट दे देता है। उसी के साथ हम देखते हैं जेन को बहुत सारे टॉक्सिक स्पिरिचुअल ग्रास का 100 डोज मिल गया होता है, इससे यहाँ पे 10,000 पॉइजन बॉडी बहुत इजीली कल्टीवेट करी जा सकती है। इन सब के साथ में जेन को 2 हेवनली लॉर्ड टोकन मिले होते हैं। उसके बाद जेन 50 टॉक्सिक स्पिरिचुअल ग्रास को वहीं फेंक देता है। जेन बोलता है आखिर यहाँ पे मेरी डिसाइपल वायुमन 10,000 पॉइजन बॉडी को कैसे कल्टीवेट करेगी जब यहाँ पे इतने कम मटेरियल है। जूनियर ब्रदर वू फैन यहाँ पे टॉक्सिक स्पिरिचुअल ग्रास के 50 डोज को चॉप कर दो। फर्स्ट ग्रेट एल्डर बोलते हैं हमारी गलती नहीं है, बस यहाँ पे बात ये है कि मटेरियल्स को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। सेकंड ग्रेट एल्डर बोलते प्लीज तुम्हें माफ कर दो और बताओ आखिर मैं यहाँ पे क्या करना है, जो चीज बोलोगे वो हम पक्का चेंज कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से प्रीशियस मेटल को चॉप करना बंद कर दो, ये हमसे देखा नहीं जा रहा। जेन वहाँ पे काफी एरोगेंटली बोलता है मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि आखिर तुम लोग के पास में किस किस चीज की कमी है। उसके बाद जेन वहाँ पे थर्ड ग्रेट एल्डर को बोलता है तुम यहाँ पे नोट बनाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे 10,000 फ्लावर के जितने भी घर है उन सभी को तोड़ दो। यहाँ पे तुम्हारे जो घर है वो ऑर्डिनरी टॉक्सिक प्लांट से बने हुए हैं और ये बिल्कुल यूजलेस है। सेकंड चीज तुम्हें ये करनी है तुम्हारे जितने भी हर्ब्स लगे हुए हैं उन सभी को खा के फेंक दो। यहाँ पे ये सारे हर्ब्स काफी कॉमन हर्ब्स है। सेकंड ग्रेट एल्डर रोते हुए बोलती है हमने यहाँ पे इन सभी को ग्रो करने में काफी मेहनत करी है। फिर वहाँ पे 2 ही घंटे के अंदर पूरी 10,000 फ्लावर वैली टूट फूट गई होती है। उन लोग के सामने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पिलर बाकी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब करने की वजह से जेन काफी खुश हो गया होता है क्योंकि जेन ने यहाँ पे 1.8 मिलियन स्पेंडिंग पॉइंट कमा लिए होते हैं और साथ ही में उसके पास में 9 हेवनली लॉर्ड टोकन हो गए होते हैं। जेन ने यहाँ पे सोचा है कि उसे यहाँ पे टोटल 18 टोकन इकट्ठे करने होंगे ताकि वो यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के सारे मेंबर्स को एक दिन लेके जा सके। जाने से पहले वहाँ पे जेयून ग्रेट एल्डर को वार्निंग देता है ग्रेट एल्डर्स आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत सारे टॉक्सिक प्लांट का ध्यान रख लूंगा।
पर टॉक्सिक प्लांट मिलने के बाद आप लोग मेरे डिसाइबल का ध्यान रखना, उसको यहाँ मटेरियल को स्पेंड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ग्रेट एल्डर बोलते ठीक है, हमें बात समझ में आ गई, प्लीज तुम हमारे सेट के अंदर वापस बताना। उसके बाद हम देखते जेन मेंटिस डीमन और वूफन के साथ में वापस जाने लगता है। जेन बोलता है आज काम कंप्लीट हो चुका है, चलो स्टार सोल सेट में वापस चलते हैं। तभी वहाँ पे जेन को ध्यान आता है कि उसने आज का स्पेंडिंग आइटम चेक नहीं किया। स्पेंडिंग आइटम को चेक करने में जेन को पता चलता है कि उसे यहाँ पे एक पेंटिंग मिली है जिसके अंदर मर्सिलेस स्वॉर्ड पाथ इंटेंट है। जेन सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे इस पेंटिंग से डील कैसे करूंगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए टाउन में रुक जाते हैं। क्या पता हमें यहाँ पे कोई मिल जाए जिसके ऊपर हमें खर्च कर सके। टाउन के अंदर उतर के जेन वहाँ पेट पर खाना खा लिया होता है, इसीलिए वो आराम से बैठ कर वहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है। जेन बोलता है 9 टन क्रिस्टल सिम्स काफी टेस्टी थे, लेकिन जो यहाँ पे साइड डिश दी गई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तभी जेन वहाँ पे नोटिस करता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। जेन उस बंदे को बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो। वहाँ पे जो बंदा खड़ा होता है उसका नाम होता है बाइली। बाइली जेन को बोलता है मैं आखिर तुम्हारी तरफ क्यों देखूंगा, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही जेन काफी चढ़ गया होता है, बोलता है लगता है तुम्हें यहाँ पे मार खानी है, तुम ऐसा नहीं मानोगे। अचानक से हम देखते हैं बाइली वहाँ पे एक पेंटिंग को ओपन करता है। बाइली बोलता है मैंने तुम्हें नोटिस किया, तुम्हारे अंदर डेथ स्वॉर्ड इंटेंट बाहर निकल रहा है। मेरी जो ये पेंटिंग है इसके अंदर डेथ स्वॉर्ड इंटेंट है, तो इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे ये खरीद सकते हो। ये सुनने के साथ ही जेन बिल्कुल चुप हो गया होता है। जेन बोलता लगता है तुम एक सेल्समैन हो, इसका मतलब शायद से मेरे पास यहाँ पे एक मौका है कि मैं स्पेंडिंग आइटम खर्च कर सकता हूँ। बाइली बोलता है ब्रदर क्या आप यहाँ पे इस पेंटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है? अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये पेंटिंग नहीं चाहिए तो फिर मैं किसी को ढूंढता हूँ। जेन बोलते हैं हाँ मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुझे पहले चेक करना होगा। बाइली बोलते हैं यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, चलिए वहाँ पे चल के बात करते हैं। वहीं हमें एक मिडिल एज के बंदे को दिखाया जाता है जो काफी स्पीड से भागता हुआ आ रहा होता है। वो बोलता है मेरे कम्युनिटी डिसाइपल ने मेरी पेंटिंग को वापस चुरा लिया, अगर उसने इस बार मेरी पेंटिंग को सस्ते में बेचा तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। रेस्टोरेंट में आने के बाद जेन कंफर्म करता है इस पेंटिंग के अंदर डेथ स्वॉर्ड इंटेंट है। मुझे ये पेंटिंग काफी पसंद आई, चलो ठीक है मैं इसको खरीदने वाला हूँ। मुझे बताओ आखिर इस पेंटिंग का प्राइस कितना है। बाइली बोलता कोई बात नहीं, यहाँ पे आप मुझे एक मील ऑफर करो उतना काफी है। लेकिन जेन जिसको यहाँ पे स्पेंड करना था वो बोलता इतने से काम नहीं चलेगा, ये पेंटिंग काफी कमाल की है, सिर्फ एक मील इसका प्राइस नहीं हो सकती। तुम्हें आखिर लगता क्या है मैं कोई गरीब सा इंसान हूँ। ये सुनने के साथ ही बाइली काफी शॉक हो गया होता है। बाइली बोलता है अगर मैं तुम्हें सस्ता बेच रहा हूँ तो क्या इसमें कोई गलती है। जेन वहाँ पे काफी चिढ़ गया होता है और वो आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। जेन बोलता मैं इतना गरीब हो चुका हूँ कि मेरे पास सिर्फ पैसा बाकी है, तुम यहाँ पे एक मार्केट प्राइस बोलो और मैं तुम्हें 10 गुना पे करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं बाइली पेंटिंग वापस लेता है, बोलता है चलो ठीक है फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पे देख के लगता नहीं है कि तुम खरीदने लायक लगते हो, तुम पक्का से एक पागल इंसान हो और मेरे पास तुम्हारे पागलपन का कोई भी इलाज नहीं है। अचानक से हम देखते हैं मेंटिस डीमन वहाँ पे बाइली के आगे आती है। मेंटिस डीमन बोलती है यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, चलो चुपचाप से बैठ जाओ। मेंटिस डीमन की स्ट्रेंथ को देख के बाइली के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो एरोगेंटली बिहेव करे। बाइली बोलता है सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ये पेंटिंग फ्री में देता हूँ, मैं सच में ये पेंटिंग बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मैंने यहाँ पे इस पेंटिंग अपने मास्टर के पास चुराया है, मैं नहीं चाहता कि मैं पेंटिंग को स्टडी करूँ और ऐसा काम करने पे पक्का मेरे मास्टर मुझे निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन है वो काफी सहने वाला है। मैंने उनके पास से बहुत सारी पेंटिंग चुराई और उनको बेच भी दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नहीं निकाला। ये सुनने के साथ ही जेन को ध्यान आता है कि उसके पास भी एक पेंटिंग है जिसका नाम है मर्सिलेस स्वॉर्ड इंटेंट। अब क्योंकि ये बंदा यहाँ पैसे नहीं लेना चाहता तो पेंटिंग के बदले में पेंटिंग का ट्रेड करना बिल्कुल सही रहेगा। मेरी पेंटिंग के अंदर स्वॉर्ड प्रिंसिपल्स है जो कि इसकी पेंटिंग मुझे काफी वैल्यूबल है। जब बाइली वहाँ पे जेन की पेंटिंग ओपन करता है तो उसे कुछ भी खास नहीं दिखता। बाइली बोलता है बिग ब्रदर आखिर आपकी पेंटिंग इतनी बेकार क्यों है। जेन सोचता मुझे यहाँ समझ में आ गया आखिर यहाँ पे पेंटिंग का पात्र क्यों छोड़ना चाहता है, इस बंदे को यहाँ पे बिल्कुल भी आर्ट की वैल्यू नहीं है। अचानक से हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर बाइली के मास्टर एंटर करते हैं। बाइली तुम एक बहुत ही बेकार डिसाइपल हो, आखिर मेरी पेंटिंग कहाँ पे है। लेकिन वहाँ पे जेन को देखने के साथ वो काफी सरप्राइज हो गया होता है। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं बाइली के उसके मास्टर अटैक कर देते हैं। बाइली तुम यहाँ पे चीजों को काफी वेस्ट करते हो। इस स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पेंटिंग के ऊपर लगाने के लिए 7 दिन लगातार स्वॉर्ड कल्टिवेटर को ऑब्जर्व किया, इसके अंदर यहाँ पे इतना पावरफुल डेथ स्वॉर्ड इंटेंट है, आखिर तुम यहाँ पे इसको ऐसे कैसे बेच सकते हो। बाइली बोलता मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतनी बड़ी गलती नहीं करी। इस बार मैंने यहाँ पे वाइन के बदले पेंटिंग को ट्रेड नहीं किया, बल्कि यहाँ पे सीनियर ब्रदर के साथ में एक और पेंटिंग का ट्रेड किया है। जेन वहाँ पे देख रहा होता है कि बाइली के मास्टर से मार रहा है। जेन बोलता है मैं यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 स्पेंडर हूँ, आखिर ये टाइटल कैसे चुरा सकता है। बाइली को मारने के बाद उसके मास्टर जेन के पास आते हैं और स्माइल करते हुए बोलते हैं आपके पास में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेथ स्वॉर्ड इंटेंट है, तो यहाँ पे ये पेंटिंग आपको ज्यादा काम नहीं आने वाली। मेरा जो पागल डिसाइबल्स को नहीं पता कि आखिर कौन सी पेंटिंग कितने काम आ सकती है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे वापस से पेंटिंग को एक्सचेंज कर ले, उसके रिटर्न में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जेन ने ऑलरेडी ये वाली पेंटिंग ले ली थी जिसके अंदर डेथ स्वॉर्ड इंटेंट था। इनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो यहाँ पे इस पेंटिंग को वापस लौटाए।
जेन बोलता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। जेन वहाँ पे हंसते हंसते बाइली के मास्टर के सामने उस पेंटिंग को फाड़ देता है। थोड़ी ही देर के लिए जेन ने उस पेंटिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। बाइली के मास्टर बोलते हैं ये मेरे टॉप 5 फेवरेट पेंटिंग में से एक थी, तुम भी बिल्कुल मेरे अनवर्दी डिसाइपल जैसे हो, चीजों को वेस्ट करने वाले। यहाँ तक कि तुम्हें देख के मैं बोल सकता हूँ तुम मेरे डिसाइपल के मुकाबले काफी ज्यादा हो। क्या यहाँ पे तुम्हारा जन्म ही चीजों को वेस्ट करने के लिए हुआ है? बाइली के मास्टर ये बात सुनने के बाद जेन को काफी खुशी हो रही होती है। उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि उसे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है। बाइली बोलता है मास्टर क्यों ना हम लोग यहाँ पे इस पेंटिंग को देख ले, क्या पता यहाँ पे एक्सचेंज में हमको और भी वैल्यूएबल पेंटिंग मिली हो। उसके बाद हम देखते हैं बाइली उस पेंटिंग को ओपन करता है जिसके अंदर मर्सिलेस स्वॉर्ड पाथ होता है। उस पेंटिंग के अंदर से काफी पावरफुल एसेंस बाहर निकलता है जिसे देख के बाइली के मास्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। बाइली बोलते हैं यहाँ पे तो स्वॉर्ड प्रिंसिपल है जिसका नाम है मर्सिलेस स्वॉर्ड पाथ। लेकिन वही हम देखते हैं जेन को देखते हुए बाइली भी मर्सिलेस स्वॉर्ड पाथ पेंटिंग को फाड़ देता है। अपने सामने इतनी पावरफुल पेंटिंग को फटते हुए देख के मास्टर काफी गुस्सा हो गया होता है। आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? बाइली बोलते हैं मैं यहाँ पे एक पेंटिंग को फाड़ रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये पेंटिंग तो यहाँ पे आपकी पेंटिंग के मुकाबले काफी गंदी दिखती है। लेकिन वही हम देखते हैं जेन ने अपने स्पेंडिंग आइटम खर्च कर दिया होता है। जेन को वहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 आर्टिस्टिक पाथ एनलाइटमेंट फ्रेगमेंट मिला होता है। उस मास्टर डिसाइपल को देखने के बाद में जेन काफी शॉक हो गया होता है। इन लोगों को देख के लग रहा है कि चीजों को वेस्ट करने में मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं, मैं यहाँ पे इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। तभी जेन बोलता है बाइली क्या तुम्हें पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? जो लोग मुझे जानते हैं उन लोग का मानना है कि मैं इस कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेंडर हूँ, चीजों को वेस्ट करने के अंदर मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन तुमने यहाँ पे मेरे सामने ये काम करके दिखाया है, मुझे लगता है हमें यहाँ पे इस गेम को कंटिन्यू करना चाहिए। बाइली बोलता है ब्रदर जे यून मैं जो बोलने वाला हूँ बिल्कुल भी ऑफेंस मत होना। मेरे पास यहाँ पे एक मास्टर है जो कि मुझे चीजों को वेस्ट करने देते हैं। क्या आपके पास में यहाँ पे एक मास्टर है जो कि आपको ये चीज करने की इजाजत देता है? मेरे पास यहाँ पे वेस्ट करने के लिए बहुत सारी पीसेस पेंटिंग है, क्या आप यहाँ पे उतनी पीसेस पेंटिंग लेके आ सकते हैं? आपकी जो गंदी सी पेंटिंग थी उसको तो मेरे मास्टर अपने नीचे वाले मुंह से बना सकते हैं। ये सुनने के साथ ही बाइली का मास्टर काफी जोर की किक मारता है। आखिर यहाँ पे नीचे वाले मुंह के साथ में कौन पेंटिंग बनाता है? तुमने अभी तक सिर्फ मेरी पेंटिंग को वेस्ट किया था, लेकिन अब तुम यहाँ मेरी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। लेकिन अब तुम चाहे बात मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे नीचे वाले मुंह को अपने ब्रश से बंद कर दूंगा। तुम यहाँ पे इतने टाइम से पेंटिंग की स्टडी कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे इतना भी नहीं पता है कि मर्सिलेस स्वॉर्ड पाथ पेंटिंग कितनी वैल्यूबल होती है। तुमने यहाँ पे इतनी वैल्यूबल पेंटिंग को यहाँ पे फाड़ दिया, तुम्हारे पास यहाँ पे इस पेंटिंग के अंदर कम्पीट करने का कोई भी राइट नहीं है। लेकिन बाइली यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं था। बाइली बोलता आखिर से क्या फर्क पड़ता है, भली वो पेंटिंग कितनी प्रीशियस क्यों ना हो। अगर यहाँ पे ब्रदर जेन फाड़ सकते हैं तो मैं भी फाड़ सकता हूँ। अगर यहाँ पे चीजों को वेस्ट करने की बात आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए, वो हूँ मैं बाइली द इनविंसिबल स्पेंडर। ये सुनने के साथ ही जेन को कम्पीट करने का मन कर रहा होता है। जेन अपने पास से आर्टिस्टिक पाथ एनलाइटमेंट फ्रेगमेंट बाहर निकालता है। उस फ्रेगमेंट को देख के मास्टर डिसाइपल दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बस ये सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जेन वहाँ पे मेंटिस डीमन को बोलता है बाइली को नीचे गिरा दो, मैं आज यहाँ पे जो दिखाने वाला हूँ कि आखिर रियलिटी में चीजों को वेस्ट करना क्या होता है। वही हम देखते हैं बाइली को रियलाइज हो गया होता है कि जेन यहाँ पे क्या करने वाला है। बाइली बोलता है बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे फ्रेगमेंट मत दीजिए। रही बात नंबर 1 स्पेंडर के टाइटल की, तो वो मुझे नहीं चाहिए, ये टाइटल सिर्फ आपका है। मुझे यहाँ पे पेंटिंग का पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, इस फ्रेगमेंट को देखकर मुझे टॉर्चर मत कीजिए। लेकिन वहाँ पे काफी खतरनाक हंसी हंसता बोलता है तो तुम्हारे कहने के हिसाब से ये एक फालतू टाइटल है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे मेन नजर से देखो नंबर 1 स्पेंडर होना हेवनली बीइंग जितना पावरफुल है। बाइली वहाँ अपने मास्टर से बोल रहा होता है मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं उसके मास्टर ने उल्टा मेंटिस डीमन की हेल्प कर रखी होती है ताकि बाइली वहाँ पे उसके पास से बिल्कुल भी ना उठ पाए। अपने पास में वहाँ पे फ्रेगमेंट को देख के बाइली काफी डर गया होता है। वहीं हम देखते हैं जेन उसको फ्रेगमेंट देने वाला होता है। थोड़ी देर के अंदर बाइली ने वहाँ पे 10,000 फ्रेगमेंट को रिजर्व कर लिया होता है। बाइली बोलता है अब मेरी बॉडी बिल्कुल भी प्योर नहीं रही, मैं तो बर्बाद हो गया। तभी हम देखते हैं बाइली के मास्टर बोलते हैं तुम यहाँ पे स्पेंडिंग के अंदर कम्पीट करना चाहते थे, लेकिन एक बार यहाँ पे इस बंदे को देखो, रियल स्पेंडिंग इसे कहते हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पे तुमसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तुम्हारी पेंटिंग की अंडरस्टैंडिंग मुझे भी सरपास कर चुकी है। मेरे पास यहाँ पे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आज से मैं तुम्हें यहाँ पे अपने सेट से बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे हमारे मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप यहीं पे खत्म होता है। ये सब सुनने के साथ ही जेन ने वहाँ पे कुछ सेंस कर लिया होता है। जेन बोलता है 1 मिनट रखो, इस बंदे का मुझे पास मत करो, मुझे यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल भी अपने सेट के अंदर नहीं चाहिए। बाइली के मास्टर को रियलाइज होता है कि जेन को पता चल चुका है कि आखिर वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। वो बोलते हैं आखिर तुमने गेस कैसे किया कि आखिर मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं मेंटिस डीमन बोलते हैं मास्टर मुझे लगता है हमें यहाँ पे इस बंदे को लेकर चलना चाहिए, स्टार सोच सकते हैं ये बंदा काफी काम आ सकता है। मेंटिस डीमन बोलते हैं यहाँ पे इस बंदे के पास में स्पेंडिंग का एक काफी अच्छा टैलेंट है, इस बंदे को यहाँ पे सेट के अंदर लेके जाने से हमारा काफी फायदा हो सकता है। जेन बोलता है ये बात मैं मानता हूँ कि इस बंदे के पास में स्पेंडिंग का टैलेंट है, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा है कि स्टार सोल सेट के अंदर हम किसी को भी लेकर नहीं आ सकते। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर मेरे पास में यहाँ पे एक सॉल्यूशन है,
आप यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के लीडर के लिए एक काफी अच्छी पेंटिंग बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे पक्का से इस बात को मान जाएंगी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग किसको पसंद नहीं आएगी। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे इमेजिन करता है कि आखिर मास्टर की पेंटिंग कैसे दिखेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जेन को इस काम के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। अचानक से मेंटिस डीमन वहाँ पे जेन के पास आती है और बोलती है, मास्टर क्या आपने यहाँ पे एक पेंटिंग का नाम सुना है जिसका नाम था बेंजी। उसने एक काफी खतरनाक सिस्टम टाइप आर्ट क्रिएट किया था जिसको देख के काफी मजा आ जाएगा। तभी हम देखते हैं बाइली के मास्टर बोलते हैं, यंग मास्टर जेन प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पे इस बेकार से डिसाइपल को और ज्यादा देर नहीं सह पाऊंगा। यहाँ पे इसकी बेकार हरकतों को सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं मेंटिस डीमन की बातों को सुन के जेन वहाँ पे बाइली के पास जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पे बाइली को पक्का से स्टार सोर्स सेट ज्वाइन कराऊंगा। बाइली के मास्टर बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते हुए बोलते हैं, मेरे प्यारे डिसेबल बाइली मैं तुम्हें यहाँ पे गुड बाय बोलता हूँ। ये बोलने के साथ वो काफी स्पीड से भाग जाते हैं। बाइली को लग रहा होता है कि उसे यहाँ पे छोड़ दिया गया है। बाइली बोलता है, ओल्ड मैन फटाफट से मेरे पास वापस आओ, मुझे यहाँ पे सीनियर ब्रदर के साथ में नहीं जाना। बाहर आके वहाँ पे बाइली का मास्टर डांस करने लगता है और बोलता है, तो आखिरकार यहाँ बाइली मेरे हाथों से फ्री हो गया, अब मैं यहाँ पे आराम से वुमेन्स के पास में जा सकता हूँ। बाइली जब वहाँ पे भाग की तरफ देखता है तो वो चिढ़ते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पे पता था ये कमीना ओल्ड मैन हमेशा कंगूबाई पैलेस में जाया करता था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। उसके बाद वो वहाँ पे जेन से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में स्टार सोर्स सेट में जाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें यहाँ पेंटिंग पसंद नहीं है तो तुम पक्का से मुझे परेशान नहीं करोगे। जेन बोलता है, वो तो हम स्टार सोर्स सेट में जाने के बाद ही देखेंगे, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं तुम्हें पक्का गारंटी देता हूँ। तभी हम देखते हैं वू फैन वहां पे एंटर करता है, सीनियर ब्रदर आखिर हम लोग स्टार सोर्स सेट के लिए कब निकलने वाले हैं। वू फैन जब वहाँ बाइलिंग को देखता है कि वो अपने घुटनों पे आके जेन को थैंक यू बोल रहा है, तो वहाँ पे वू फैन को लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लगता है हमारे स्टार सोर्स सेट के अंदर एक और नया मेंबर आने वाला है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन और उसका ग्रुप स्टार सोर्स सेट के अंदर आगे होते हैं। वहीं हम देखते हैं बाइलिंग को जो कि अपना बोरिया वस्ते लेकर आया होता है। तो जब वहाँ पे देखता है कि स्टार सोर्स सेट के गेट के ऊपर मकड़ियाँ लगी हुई है तो काफी शॉक हो गया होता है। वो सोचता है कहीं यहाँ पे ये लोग मुझे फंसा के तो नहीं लाए हैं, ये लोग मेरी बॉडी के अंदर से ऑर्गन तो बाहर नहीं निकाल लेंगे ना। कल यहाँ पे जेन ने बोला था कि स्टार सोर्स सेट के अंदर ग्रेट डीमन के पास में 2 लाइव बाउंड हार्ट फ्लेम्स है और यहाँ तक कि शेफ के पास में ड्रैगन स्पिरिट है, लेकिन यहाँ पे देख के नहीं लगता कि जैसे बातें हुई थी ये सेट बिल्कुल भी वैसा है। तभी वहाँ पे बाइलिंग नोटिस करता है आसमान के अंदर एक फिगर फ्लाइंग स्क्वाड के ऊपर उड़ रहा है। हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जैकी होता है जिसने अब शॉर्ट फ्लाइंग भी सीख ली होती है। वो फैन और मेंटिस डीमन बिल्कुल सरप्राइज नहीं होते क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के अंदर ये सब चीज देखने की आदत है। उन लोगों को बस लग रहा होता है कि जैकी ने यहाँ पे काफी स्पीड से प्रोग्रेस किया है। बाइली वहाँ पे काफी शॉक हो गया बोलता है, क्या ये डॉग हमारे स्टार सोर्स सेट का पार्ट है? मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से ओल्ड बॉय और जैकी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड बॉय के हाथ में वहाँ पे हेवनली रैंक का कॉर्डन होता है, वही जैकी ने अपने मुंह के अंदर एक लॉन्ग स्वॉर्ड ले रखी होती है। बाइली और भी शॉक हो गया बोलता है, इस डॉग के पास में डुअल स्वॉर्ड मोड है। वहाँ पे ओल्ड बॉय और जैकी को फाइट करते हुए देख के बाइली बोल रहा होता है, क्या हमारा स्टार सोर्स सेट यहाँ पे ग्रेट डीमन को ट्रेनिंग देने में काफी अच्छा है? जेन बोलता है, नहीं यहाँ पे ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक स्वॉर्ड डॉग और एक मेंटिस डीमन है। बाइली को वहाँ पे काफी रिलीफ फील हो रहा था, बोलता है चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं। तभी हम देखते हैं गोल्डन व्हील को जो कि वहाँ पे झाड़ू लगा रहा होता है। वो वहाँ पे जेन को रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता है, यंग मास्टर जे यून तो आखिरकार आप यहाँ वापस आ गए। तभी वहाँ पे जेन गोल्डन व्हील को बोलता है, गोल्डन व्हील तुम यहाँ पे काफी अच्छे टाइम पे आए हो, आज से तुम यहाँ पे बाइली के साथ में काम करने वाले हो। तभी गोल्डन व्हील वहाँ पे बाइली से हंसते हुए बोलता है, क्या तुम भी यहाँ पे सेलेस्टियल लाइट में डेवलप करने वाले स्ट्रॉन्ग बंदे हो? बाइली बोलता है, नहीं नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तभी बाइली को वहाँ पे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या यहाँ पे ये बात पॉसिबल है कि ये बंदा सेलेस्टियल लाइट में डेवलप करने वाला हो? लेकिन यहाँ पे इतना पावरफुल बंदा इतने छोटे छोटे काम क्यों करेगा? ये स्टार सोर्स सेट काफी अजीब है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। भाई हम देखते हैं गोल्डन व्हील को जो कि उसके थॉट्स को देख पा रहा होता है। वो बोलता है, लगता है यहाँ पे यंग मास्टर जेन चाहते हैं कि मैं इस बंदे को नजर रखूं, ये बंदा यहाँ से नहीं भागे, इसके लिए मुझे यहाँ पे डराना होगा। वहीं हम देखते हैं स्टार सोर्स सेट के ऊपर से एक ट्रिबुलेशन नीलम का ग्रेट डीमन उड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं गोल्डन व्हील वहाँ पे उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। ये जो ग्रेट डीमन है ये अपने 8 ट्रिबुलेशन नीलम पे है। लगता है यहाँ पे आज का खाना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गोल्डन व्हील के स्ट्राइक के साथ ही फ्लाइंग डीमन वहीं पे खत्म हो गया होता है। ये सीन देख के बाइली काफी डर गया होता है और बोलता है, वो एक ट्रिबुलेशन नीलम का ग्रेट डीमन है और तुमने यहाँ पे इस डीमन को इतनी इजीली मार दिया। गोल्डन व्हील बोलता है, ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान था, वैसे मैं यहाँ पे किसी वक्त सेलेस्टियल लाइट में डेवलप कर सकता हूँ, लेकिन यंग मास्टर जेन नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे सेलेस्टियल लाइट में जाऊँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे स्टार सोर्स सेट में रहना पड़ रहा है। और अब यहाँ पे यंग मास्टर जेन चाहते हैं कि तुम यहाँ पे स्टार सोर्स सेट से बाहर ना जाओ। क्या तुम्हें यहाँ मेरी बात समझ में आ रही है? आखिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पे ये सब देखने के बाद में बाइली अपनी उम्मीद खो चुका होता है। बाइली सोचता, लगता है मेरे लिए यहाँ से भागना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी हमें स्टार सोर्स सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। लुओ चैंची वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है, तुम सच में मेरे डैड डिसेबल होने के लायक हो, तुम यहाँ पे अकेले मेरे स्टार सोर्स सेट को इतना एक्सपेंड कर रहे हो। अब यहाँ पे तुमने स्टार सोर्स सेट के अंदर एक और नए बंदे को एंट्री दे दी है।
तो जेन मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे इस बात कैसे एक्सप्लेन करोगे। जेन बोलता आज मैं यहाँ पे जिस बंदे को लेके आया हूँ वो एक पेंटर कल्टीवेटर है। पेंटर कल्टीवेटर अपनी पेंटिंग्स के अंदर स्वॉर्ड, इंटर्न और बहुत सारी चीजों को डाल सकते हैं। मास्टर, अगर हम यहाँ पे आपका एक पोर्ट्रेट पेंट नहीं करते तो ये यहाँ पे काफी गलत बात होगी। अगर आपका यहाँ पे एक पोर्ट्रेट होगा तो सेलेस्टियल लैंड में जाने के बाद भी यहाँ पे लोअर रियल्म के लोग आपकी ब्यूटी को वर्शिप कर पाएंगे। वहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने के बाद लुओ चेंजी को ये आइडिया काफी पसंद आता है। लुओ चेंजी बोलते लगता है मैंने तुम्हें इस टाइम मिस जज कर दिया। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, आखिर तुम वू फैन और मेंटिट्यूड को कहाँ पे लेके गए थे। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे चेंजी को बताता है कि हम लोग हेवनली इलेक्ट्रिसिटी के गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए। ये सब सुनने के साथ ही लुओ चेंजी काफी गुस्सा हो गई होती है और टेबल के ऊपर काफी जोर से अपना हाथ मारती है। तुम्हारी आखिर यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई बहुत सारे अल्केमिस्ट के सामने एक डिवाइन पिल को क्रश करने की। वो पिल जो तुमने बनाई थी वो एक मिरेकल थी। बात मैंटिस डीमन की जो कि एक बॉडी कल्टीवेटर है। आखिर तुमने यहाँ पे उसको पिल रिफाइन करने के लिए क्यों बोला। और साथ ही में तुमने यहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली के ग्रेट एल्डर को बुली भी किया। सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिप के अंदर तुमने यहाँ पे इतनी सारी चीजों को वेस्ट कर दिया। क्या तुम्हें यहाँ पे ये सब काम करके बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होता। तभी हम देखते हैं जेन को वहाँ पे फ्लोर टूटा हुआ दिखता है और वहाँ पे अपने पॉइंट को समझाने के लिए वो टूटे हुए फ्लोर के ऊपर किक मार देता है। ये सब देख के लुओ चेंजी काफी शॉक होती है, बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने ट्राई कर रहे हो। जेन वहाँ पे चेंजी को एक्सप्लेन करता है, बोलता है वो जो प्रीशियस आइटम है वो बिल्कुल ब्रोकन टाइल्स की तरह है। मैंने यहाँ पे इन टाइल्स को तोड़ दिया, क्या आपको यहाँ पे रिग्रेट फील हो रहा है। इन वहाँ पे काफी अजीब बात तो ये थी कि लुओ चेंजी बोलते हाँ मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। जेन बोलता है मास्टर आप यहाँ पे काफी सोच रही हैं, आपको यहाँ पे टाइल्स के टूटने में इतना दुख हो रहा है। लुओ चेंजी वहाँ पे रोते हुए बोलती है मैं सिर्फ टाइल्स की वजह से अपसेट नहीं हो रही, बल्कि तुमने यहाँ पे जिस टाइल को तोड़ा है उसके नीचे एक फॉर्मेशन थी जो कि मैंने यहाँ पे आज ही सेटअप करी है और तुमने यहाँ पे उस फॉर्मेशन कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जेन वहाँ पे काफी शौक की तरफ बोलता है मास्टर ये पक्का से यहाँ पे कोइंसिडेंस है। ग्राउंड के ऊपर फॉर्मेशन कोड को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के लुओ चेंजी काफी गुस्सा हो गई होती है। उसको वहाँ पे अपने मास्टर की याद आ रही होती है जो कि सेलेस्टियल लाइट के अंदर है। बाउंडलेस सेंचुरी की सेंट लॉर्ड होने के तौर पे मे मास्टर काफी कमाल की थी। तो आखिर मैं यहाँ पे एक सेंट लीडर के तौर पे इतनी ज्यादा लूजर क्यों हूँ। तभी हमें वहाँ पे सेलेस्टियल लाइट के अंदर बाउंडलेस सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। लुओ चेंजी की मास्टर हुली जो कि बाउंडलेस सेंचुरी की सेंट लॉर्ड भी है वो वहाँ पे चीखती है। तभी हुली बोलती है आखिर मुझे यहाँ पे कौन याद कर रहा है। उसके बाद वो वहाँ पे डिवाइन साइंस की हेल्प से वापस से लुओ चेंजी को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। फिर हमें वापस से स्टार सोर्स सेट का सीन दिखाया जाता है। जेन जब देखता है कि उसकी मास्टर काफी सैड हो चुकी है तो उसे वहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है और सिस्टम से बोलता है मैंने यहाँ पे मास्टर की फॉर्मेशन कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या मुझे यहाँ पे मास्टर को उससे बेटर कुछ नहीं देना चाहिए। सिस्टम बोलता है यहाँ पे जो फॉर्मेशन सेटअप थी वो बाउंडलेस मिस्टिक स्पीड एरा की लोअर वर्जन थी। सेट लीडर को यहाँ पे मिस्टियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर फॉर्मेशन कोर के लिए कोई भी अच्छा आइटम नहीं मिल रहा था, तो क्यों ना हम यहाँ फॉर्मेशन कोर को रिप्लेस करके बाउंडलेस गैदरिंग स्पीड स्टोन डाल दे। अभी हम देखते हैं जेन बोलता है मास्टर आप प्लीज शांत जाइए, ये सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मेशन कोर था, इसके लिए आपको इतना सैड होने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पे एक बेटर रिप्लेसमेंट लेके आऊंगा। ये सुनने के साथ ही लुओ चेंजी काफी खुश हो गई होती है क्योंकि अगर यहाँ पे जेन कुछ बोल रहा है तो उसके पास पक्का से कुछ ना कुछ होगा। जेन यहाँ पे गॉड ऑफ वेल्थ है, उसके लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तभी हम देखते हैं जेन अपने पास से बाउंडलेस गैदरिंग स्पीड स्टोन बाहर निकालता है जो कि एक छोटे से माउंटेन के साइज का होता है। लुओ चेंजी बोलते यहाँ पे इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी, अगर ये यहाँ पे एक फिट के साइज का भी होता तो भी काफी था। ये सुनने के साथ जेन अपने हेवनली रैंक का क्वाड्रेंट बाहर निकालता है। जेन बोलता है मास्टर आपने कहा आपको एक फिट के साइज का चाहिए। लुओ चेंजी को समझ में आ गया होता है कि जेन यहाँ पे क्या करने वाला है। चेंजी बोलती है जे यून प्लीज तुम इसको स्मैश मत करना, लेकिन वही हम देखते हैं जेन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया होता है। वो वहाँ पे लगातार उस बड़े से स्पीड स्टोन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। थोड़ी देर के अंदर जेन उस बड़े से माउंटेन को एक छोटा सा बॉल बना दिया होता है। जेन बोलता है मास्टर यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, अगर आपको यहाँ पे और कोई काम नहीं है तो फिर मैं यहाँ चलता हूँ। लुओ चेंजी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती। मुझे यहाँ पे फॉर्मेशन कोर के तौर पे बाउंडलेस गैदरिंग स्पीड स्टोन पूरा यूज कर लेना चाहिए था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद से ये यहाँ पे इतना वेस्ट नहीं हुआ होता। लुओ चेंजी के बिहेवियर की वजह से जेन को वहाँ पे 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिल गए होते हैं और उसी के साथ में जेन को एक हेवनली लॉर्ड टोकन भी मिला होता है। जेन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। तभी हम देखते हैं जेन का ध्यान जाता है कि आखिर आज का स्पेंडिंग आइटम क्या है। आज का यहाँ पे स्पेंडिंग आइटम था 3 लीफ फिग। ये एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल फ्रूट है जो कि सिर्फ हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड में मिलता है। हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड का ये टॉप 10 सुप्रीम स्पिरिचुअल फ्रूट में से एक है। ये फ्रूट यहाँ पे जेन के पास में टोटल 1 लाख है। वहाँ पे उसको टेस्ट करने के बाद जेन बोलता है ये तो बिल्कुल टमाटर की तरह लग रहा है, लेकिन आखिर मैं यहाँ पे 1 लाख स्पिरिचुअल फ्रूट को कैसे स्पेंड करूंगा। हम यहाँ पे बिल्कुल भी इसको मेडिसिनल पिक की तरह नहीं खा सकते और यहाँ पे इसको सिंपली खाने के लिए ये बहुत ही बड़े हैं। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे जेन को एक काफी खतरनाक आइडिया आता है। जेन बोलता है ये काम करना बिल्कुल सही रहेगा। इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।